ये क्वेश्चन कह रहा है कि रॉड है होमोजीनियस, मतलब यूनिफॉर्म रॉड, हर जगह मास सेम है। ये भी नाम है इस रॉड का, थिन रॉड है और सेंटर में पाइवोट किया हुआ है। सेंटर का नाम ओ है, मतलब इसमें कील ठोक दिए, रॉड भाग नहीं पाएगा, नाच सकता है, इधर फ्रीली रोटेट कर सकता है। इसी पॉइंट का नाम ओ है और इस रॉड का मास m है। लेंथ पूरा इसका l था, आधा हो जाएगा इधर l/2, उधर आधा हो जाएगा l/2, है ना। इस तरह से रॉड का लेंथ l है। अब कह रहे हैं इंसेक्ट का मास भी उतना ही है जितना रॉड का मास है। ये एबी रॉड का नाम था और एक कीड़ा जो है बहुत भारी कीड़ा रॉड के बराबर का है और वो गिर जाता है ठीक इसके ओ और बी के मिड पॉइंट, यहाँ पे इस लाइन पे स्ट्राइक करता है कीड़ा। कितने वेलोसिटी से? तो v वेलोसिटी से। ये दूरी कितना दिया हुआ है? l/4, मिड पॉइंट हो गया। लास्ट वाला जो आधा बचा उसका मिड पॉइंट पे कीड़ा गिरता है और कहता है कि v स्पीड से गिरा और गिरने के बाद ये चल पड़ता है आगे की तरफ, है ना। तो स्पीड निकालना है, रॉड कितने से रोटेट कर रहा है, कांस्टेंट है ओमेगा। अब इसके गिरने के बाद रॉड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से नाचने लगता है, तो वो एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। अब उसके बाद वो चलते जाता है, दूसरे किनारे पे पहुंचते पहुंचते रॉड 90 डिग्री से घूम जाता है, तब ये कितने से गिरा था v वो भी निकालना है। तो पहले हम लोग को ओमेगा निकालना है कि रॉड कितने से घूमेगा आफ्टर कोलिजन। उसको गिरने का मतलब कोलिजन हुआ, तो कितने स्पीड से रॉड नाचेगा वो निकालना है, ओमेगा। और दूसरा पूछ रहा है कि जब थीटा घूम करके 90 डिग्री हो जाए तब जो है v कितना था इंसेक्ट का वो निकालना है। यही दो क्वेश्चन है, जल्दी से स्टार्ट कीजिए इसको करना फटाफट। कैसे कीजिएगा बताइए। क्वेश्चन समझ में पहले आया कि नहीं आया? यस या नो लिखिए जल्दी से। v और ओमेगा निकालना है हम लोग। यस, चलिए बनाना शुरू कीजिए। कोलिजन का सवाल आप बना चुके हैं, अब चेक कीजिए और बनाइए। तो क्या होगा जब इंसेक्ट उस पर टकराएगा? तो इंसेक्ट पे चोट लगेगा एन ऊपर की तरफ, रॉड पे एन नीचे की तरफ। अब ये हिंज किया हुआ है तो एलएमसी तो नहीं लगाएंगे हम लोग, देखे थे हिंज किया हुआ था तो एलएमसी नहीं लगा पाते थे, तो हम लोग एएमसी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? एएमसी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए चेक करना होगा लगेगा कि नहीं लगेगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, वो लगेगा कि नहीं लगेगा वो चेक करना। क्वेश्चन आप नोट कर लिया, उसको मिटा रहे हैं। तो चेक कीजिए और कैलकुलेट कीजिए, इक्वेशन से आंसर निकलेगा। ओमेगा पूछा है, पहला सिचुएशन में ओमेगा पूछा है, तो सिंपल सी बात हुई कि एक बॉडी टकरा गया, ओमेगा निकालिए, सीधी सी बात। एंगुलर वेलोसिटी जब कोलिजन होगा, ऐसे रॉड था और यहाँ पे इसमें कील ठुका हुआ था, और जब ये कीड़ा यहाँ से टकराएगा तो इस पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एन ऊपर लगेगा, इस पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स रॉड पे एन नीचे लगेगा। तो अगर ओ पॉइंट के अबाउट हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकालें दोनों फोर्स का, तो दोनों फोर्स है, तो ये वाला दूरी दिया हुआ है l/4, तो क्या होगा l/4 दिया हुआ है, तो इस n का जो है ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखिए कितना होगा। n ऐसे लग रहा है तब टॉर्क कितना होगा ओ पॉइंट के अबाउट? ऐसा होगा l/4 इंटू n, इस तरह से, मतलब क्लॉकवाइज। दूसरा फोर्स जो n दिया हुआ था उसका टॉर्क देखिए, दूसरा फोर्स ओ पॉइंट के अबाउट n ऊपर लग रहा है, यहाँ कीड़े पे लग रहा है ये फोर्स, तो इसका टॉर्क निकालेंगे तो l/4 ये ओ से परपेंडिकुलर डाल दिए, ये वाला टॉर्क ऐसे होगा, उल्टा है वो, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस लिख देंगे, है ना। वो इस तरह से है, ये इस तरह से था, अब वो इस तरह से है, तो नेट टॉर्क अबाउट ओ क्या हो गया? 0 हो गया।
तो हम लोग चेक किए, नेट टॉर्क अबाउट ओ क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं वो क्या हो। तो वही सबसे पहला पॉइंट होगा हम लोग का, सिंस नेट टॉर्क ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इंसेक्ट है ना, ऑफ द इंपल्सिव फोर्स, कोलिजन वाला फोर्स है, ऑफ द इंपल्सिव फोर्स, net torque of the impulsive force acting on insect and rod about point O is 0. So we can apply angular momentum conservation about O. बोलिए सर इतना दूर तक रॉड का जो वेट होगा उसके चलते भी टॉर्क होगा, तो कोलिजन वाला जो फोर्स है बहुत ताकतवर फोर्स है, उसके तुलना में वेट के को नेग्लेक्ट करते हैं हम, तो नेग्लेक्ट कर देंगे वेट के चलते टॉर्क, खाली इंपल्सिव फोर्स के चलते देखेंगे। जब टक्कर हुआ तो जोरदार फोर्स होता है जनरेट, उसकी तुलना में वेट को इग्नोर करते हैं, इसलिए उसके टॉर्क को भी इग्नोर कर देंगे। एट द टाइम ऑफ कोलिजन की बात कर रहे हैं, है ना, ड्यूरिंग कोलिजन ये सब क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कोलिजन के वक्त ये कहानी होगा, इंस्टेंटेनियस टक्कर जो लगा और उस समय जो फोर्स टॉर्क जनरेट हुआ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के चलते वो 0 आ जाए, इसलिए हम लोग एएमसी लगाएंगे वो पॉइंट के बाद। चलिए एएमसी लगाने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, तो पार्किल प्लस रॉड, इंसेक्ट प्लस रॉड सिस्टम मान लिया आपने, इंसेक्ट प्लस रॉड एज ए सिस्टम मान लिया, इस दोनों का एंगुलर मोमेंटम लिखना पड़ेगा, इंसेक्ट प्लस रॉड एज ए सिस्टम मान लिया, इन दोनों का एंगुलर मोमेंटम हम लोग को लिखना होगा। ये कोलिजन के टाइम का फोटो था। अब इस तस्वीर को आप देख लिए, इसको मिटा रहे हैं, है ना, इस तस्वीर को देख लिए, कंफर्म हो गया नेट टॉर्क 0 होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। इंपल्सिव फोर्स जो लगा दोनों पे, इंसेक्ट पे और रॉड पे, उसके चलते नेट टॉर्क 0 हो गया। तो एएमसी लगाने वाले हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, नो। तो चलिए लगाते हैं एएमसी, कंफर्म हो गया। इसी तरह से चेक करना पड़ता है, चेक करके कंफर्म होते हैं। अब एएमसी लगाइए, बोलिए। तो देखिए रॉड और इंसेक्ट दोनों का लिखना है, तो रॉड तो रेस्ट में था, तो उसका एंगुलर मोमेंटम ओ के अबाउट 0 होगा। शुरुआत में रॉड रेस्ट में था, रॉड का एंगुलर मोमेंटम 0 हो गया। इंसेक्ट का क्या होगा एंगुलर मोमेंटम टकराने से पहले, तो ओ पॉइंट था यहाँ पे और इंसेक्ट ऐसे आ रहा था, इंसेक्ट का मास m था और स्मॉल b वेलोसिटी से ऐसे इंसेक्ट आ रहा था, उसका मोमेंटम इधर हो जाएगा, ओ पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इस तरह से होगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो उसको प्लस मान के लिख रहे हैं, ये दूरी था L/4, L/4 इंटू एम वी, है ना, क्लॉकवाइज था, इस तरह से उसको हम लोग प्लस मान लिए। तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम इनिशियल, ये किसका हो गया, इंसेक्ट का। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम इनिशियल बराबर टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइनल करना है। अब फाइनल क्या कह रहा है कि उससे टकराया इंसेक्ट, टकराया, तो जिसमें टकराया वो रॉड पे ही होगा। अब यहाँ पे इंसेक्ट आ गया है, तो रॉड का मास m है, इंसेक्ट का भी मास m है, ये दूरी L/4 है। उसके बाद टकराने के बाद बोल रहा है कि रॉड नाचने लग, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। बाद में क्या होगा वो बाद में देखेंगे, अभी जस्ट इसमें एंगुलर वेलोसिटी जनरेट हुआ नाचने के चलते, ऊपर से एक भारी चीज गिरा तो रॉड तुरंत नाचना चाहेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी इसमें मान लिया ओमेगा। लेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड इज ओमेगा s फ्रॉम अर्थ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड प्लस इंसेक्ट, रॉड पे ही आ गया, रॉड प्लस इंसेक्ट इज ओमेगा। कौन से डायरेक्शन में है ये, ऊपर से गिरेगा तो ऐसे नाचेगा, तो ये हो गया इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा, रोटेशनल मोशन हो गया, तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड प्लस इंसेक्ट, इसके अबाउट पॉइंट O,
अबाउट पॉइंट ओ आई ओमेगा करते हैं ना, इनटू एंगुलर वेलोसिटी रॉड का ओमेगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा, रॉड प्लस इनसेट का अबाउट ओ इनटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा करना हो, तो हम लोग का रिजल्ट आए। तो निकालना पड़ेगा इसमें से ओमेगा, इसी से निकल जाएगा, एक ही क्वेश्चन से निकल जाएगा ओमेगा। ये भी इसी डायरेक्शन में था इसलिए प्लस लिख दिया। अब हम लोग को क्या करना है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इनसेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ पॉइंट के वॉट निकालना है, ये पॉइंट ओ है। तो निकालिए, रॉड प्लस इनसेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलिए अबाउट पॉइंट ओ, अबाउट पॉइंट ओ से जाते हुए एक्सिस के अबाउट, इसका मतलब अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ओ। रॉड का हो जाएगा इसके अबाउट ml स्क्वायर बाय 12 और इनसेट था l/4 दूरी पे, इसको एक पार्टिकल की तरह मानेंगे, m इंटू l/4 का होल स्क्वायर, हमारे स्क्वायर लगा दिए इनसेट के लिए। तो टोटल इसको जोड़ लें तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया जाता है, ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 16। तो ये ml स्क्वायर बाय 4 कॉमन हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/4 करना है, तो 7/12 उधर आ गया, तो 7 ml स्क्वायर बाय 48 हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, इसको पुट इन 1, ओमेगा निकाल लेंगे, ओमेगा आ जाएगा हम लोग का, v और l के टर्म में ओमेगा निकल जाए। जब पाइवोटेड रहे तो यही एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन लिख देते हैं, तो काम हो जाता है हमारा। AMC मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, लगा दिए तो हो जाए। जल्दी से सॉल्व करके बताइए कितना आया अभी, यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? जैसे ही इंसेक्ट टकराया इसमें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जनरेट हुआ, सॉल्व करके बताइए। 12b/71 आ गया, निकाल के देखिए। तो पुट कर देते हैं इसको यहाँ पे, l/4 mb था ही इधर, और इधर हो गया ये 7 ml स्क्वायर बाय 48 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। mm कट जाएगा, एक l भी कट जाएगा, है ना, 4l लिखा था, अब 4 से कटेगा 12, ओमेगा हो गया 12 इंटू बी बाय 7l था, 71 नहीं l था। तो यही आंसर हो गया, आंसर ऑफ पार्ट ए। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिए, आंसर ऑफ पार्ट ए आ गया। अब पार्ट बी देखते हैं, पार्ट बी अब देखेंगे क्या होगा। अब टकराने के बाद ये जो है इंसेक्ट चल पड़ा दाहिने साइड एंड बी की तरफ जाने के लिए, कीड़ा चल पड़ा, उस कहानी को देखते हैं कि क्या होता है। तो जब कीड़ा चल पड़ेगा तो क्या होगा, रॉड अभी जो इंसेक्ट l/4 दूरी पे था तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना था, जब कीड़ा चल पड़ेगा अब तो कोलिजन की बात खत्म होगी, कोलिजन से ये ओमेगा मिल गया इसको, अब रॉड नाचना शुरू कर देगा, नाचते हुए रॉड पे कीड़ा आगे चल रहा है, ऐसा सीन होगा। तो क्या होगा, कोलिजन वाली कहानी खत्म, कोलिजन वाली कहानी खत्म, उससे ओमेगा पता चल गया। अब आगे का कहानी है कि इंसेक्ट चल पड़ा, तो चल पड़ा आगे, तो भाई इसका दूरी बदलने लग गया सेंटर ओ से, तो दूरी बदलने लगा थी m/4 का l/4 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, x दूरी पहुंचेगा तो mx स्क्वायर लिखेंगे, है कि नहीं, और तब तक रॉड भी घूमते रहेगा साथ साथ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलता रहेगा। क्या होता रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होते रहेगा, वेरिएबल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। अब पार्ट 2 में हम लोग सोचे, पार्ट 1 खत्म हो गया, कोलिजन का कहानी था फिनिश्ड। अब पार्ट 2 में क्या होगा, तो इसके पार्ट 2 में कहानी का जो दूसरा पार्ट है, पार्ट 2, तो दूसरे पार्ट में क्या होगा, अब कह रहा है कि ये जो है इंसेक्ट चल पड़ा, और रॉड आप जान चुके हैं कि ओमेगा उसमें एंगुलर वेलोसिटी आ चुका है, रॉड इस पॉइंट के अबाउट नाचना शुरू हो, इसी सर्किल में रॉड का एंड जाएगा, ऐसे यहाँ पॉइंट ओ था, किल ठुका हुआ, अब रॉड नाचने लगा, तो किसी टाइम टी में रॉड नाच के मान लीजिए
इस पोजीशन पे पहुंच गया, किसी टाइम टी में रॉड रोटेट करके इस पोजीशन पे पहुंच गया, है ना। और कीड़ा जो है यहाँ से L/4 पे गिरा था पहले शुरुआत में, उसके बाद अब स्थिर नहीं है, वो चल पड़ा आगे की तरफ, है ना। क्या किया, चल पड़ा आगे की तरफ। तो कितने स्पीड से चल पड़ा था रॉड कीड़ा, वो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था, कौन से स्पीड से कीड़ा जा रहा है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, immediately after falling the insect moved towards the end B and rod rotates in angular velocity omega, reaches when the rod has turned through an angle 90 degree, determine V। तो V ऊपर वाला स्पीड को V बोला है ना, तो ये नहीं दिया है कि कितना से चल रहा है, इस तरह से चल रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये नाच रहा है। तो इधर की तरफ मान लीजिए x दूरी पे चला गया कीड़ा, ये रॉड का जो एंड है, अब ये मान लीजिए t टाइम तक में यहाँ आया 0 टाइम से, तो कीड़ा अब ये सेंटर का मास, सेंटर ऑफ मास वाला था ये पाथ, अब यहाँ पे कहीं इंसेक्ट आ जाएगा, तो मान लेते हैं कि ये x दूरी पे पहुंच गया चलते चलते, t टाइम में x दूरी पे कीड़ा पहुंच गया O से दूरी उसकी x है, यहां से चला था और चलते चलते इतना दूर तक पहुंचा, टाइम t लगा, तो सेंटर से दूरी मान लिए x, उतने टाइम t में ये थीटा एंगल से घूम जाएगा। क्वेश्चन दिया था कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से नाच रहे, यहाँ भी स्पीड इसका ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट, ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा नाच रहा है। अब बताइए ओमेगा कांस्टेंट होगा कैसे, सिंस इंसेक्ट इज मूविंग, insect is moving, so moment of inertia of the system moving on the rod, moment of inertia of the system, inertia of the system varies with time, क्योंकि डिस्टेंस बदलते रहेगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा इस टाइम टी में, एट टाइम टी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए तो कितना होगा सिस्टम का, तो रॉड का तो वही होगा ml²/12, सिस्टम दोनों को मिला के माने, रॉड का वही हो जाएगा ml²/12 ओ पॉइंट के वॉट, है ना। और इसका कितना हो जाएगा, x दूरी पे आ गया ये कीड़ा, तो mx² हो जाएगा। अब x तो बदल रहा है टाइम के साथ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी वेरिएबल हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब वेरी करता है, तब न्यूटन्स लॉ जो हम लोग लिखेंगे रोटेशनल मोशन के लिए, रोटेट कर रहा है रॉड, फॉर रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन के लिए न्यूटन्स लॉ जो होता है, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिखते थे जब आई कांस्टेंट होता था, तो कैसे निकालते थे, dl/dt से, याद आ रहा है, L बोलते थे आई ओमेगा, ऐसे इसको बोलते थे आई अगर कांस्टेंट है तो d ओमेगा/dt, और आई बदल रहा है तो ओमेगा बाहर कर लेंगे di/dt, ऐसे करते थे। तो इक्वेशन अब ये लगेगा आई अल्फा मतलब आई d ओमेगा/dt, जिसको अल्फा बोलते हैं, और प्लस आई भी बदल रहा है तो di/dt, ये फॉर्मूला न्यूटन्स लॉ लगाना पड़ेगा अब इसमें, तब टॉर्क निकालना पड़ेगा वो के अबाउट, और उसके बाद ये फॉर्मूला लगाना होगा। लेकिन टॉर्क इसमें कैसे पैदा होगा, अब ये तो कीड़ा भारी है, उसका वेट है, तो टॉर्क जो है उसको निकालने के लिए क्या कीजिएगा, वेट है उसका, वेट के चलते ये रोटेट करेगा, ओमेगा कांस्टेंट ही रह रहा है, कह रहा है कि ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो जाए। क्वेश्चन में चूंकि ओमेगा कांस्टेंट दिया है तो d ओमेगा/dt 0 हो जाएगा, मतलब टॉर्क है लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, टॉर्क है लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है। टॉर्क कैसे होगा, वेट के चलते, तो टॉर्क होगा लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा। समझ में आ रही है बात।
टॉर्क है लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा। टॉर्क है लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इसलिए नहीं है क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर रहा है, इसलिए टॉर्क हो रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल रहा है, ओमेगा डी आई बाई डी टी। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग, डी आई बाई डी टी निकल जाएगा, ओमेगा दिया हुआ टॉर्क का वैल्यू निकल जाएगा। और टॉर्क वेट के चलते कर देंगे, mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओके अबाउट निकाल के टॉर्क निकाल लेंगे। इसी क्वेश्चन में डाल देना है सब चीज। साथ में ये भी ख्याल रखना है कि डी ओमेगा बाई डी टी 0 पुट करना है। तो ये इक्वेशन ऐसा हो गया जिसमें टॉर्क है लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, ओमेगा कांस्टेंट। चलिए इसको नोट कीजिए। तो हम लोग समझ गए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलने के चलते इसमें टॉर्क होगा। और टॉर्क कौन पैदा कर रहा है? तो वेट पैदा कर रहा है। तो वेट के चलते टॉर्क इक्वल टू डी आई बाई डी टी निकाल के और इसमें डाल देंगे तो हम लोग का कहानी पूरा हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। चलिए इतना लिख लीजिए और वैल्यू डालिए जल्दी से। टॉर्क निकालिए वेट के चलते, इस सिचुएशन में टी टाइम पे टॉर्क निकालिए वेट के चलते। और डी आई बाई डी टी निकालेंगे हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ लिख दिए है, टाइम टी पे है, टी टाइम पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हुआ है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी आई बाई डी टी निकल जाएगा। नोट कीजिए, इक्वेशन में पुट कीजिए वैल्यू जल्दी से। लिख लिया, मिटा दें। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? नो। अब वैल्यू डालो ना जी, वैल्यू डालो, डी आई बाई डी टी निकालो। तो डी आई बाई डी टी निकालो, डिफरेंशिएशन कर सकता है एट टाइम टी, यही आई था। तो डी बाई डी टी ऑफ एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखना है, तो ये m इंटू 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। और थीटा क्या हो जाएगा टाइम टी, कितने एंगल से नाप जाएगा? थीटा, थीटा बराबर ओमेगा टी हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। क्वेश्चन में दिया था कि ओमेगा कांस्टेंट है। तो वेट दिखाइए एमजी, तो वेट दिखाइएगा तो एमजी, रॉड का वेट इसके सेंटर पे ही लगेगा टोटल, तो उसके चलते कोई टॉर्क नहीं होगा। इंसेक्ट का वेट एमजी होगा, एमजी का कंपोनेंट इधर की तरफ तोड़िएगा तो एमजी कॉस थीटा इंटू एक्स हो जाएगा, एमजी साइन थीटा इधर की तरफ हो जाएगा, उसका कोई टॉर्क नहीं होगा। इंसेक्ट एक्स दूरी पे पहुंच चुका था, उसका वेट यहां हम दिखा रहे हैं, देखिए इधर इंसेक्ट का वेट एमजी। अब वो हॉरिजॉन्टल से थीटा है रॉड, अब बताइए क्या होगा, एंगल कौन सा होगा? थीटा। हॉरिजॉन्टल से थीटा था ये, तो इस वाले रॉड पे ये परपेंडिकुलर है और हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये परपेंडिकुलर है, तो दोनों परपेंडिकुलर का एंगल ये भी थीटा होगा। तो mg का कंपोनेंट हो जाएगा mg साइन थीटा और एक mg कॉस थीटा। तब ये दुनिया में नहीं रहा, इंसेक्ट का वेट ऑफ इंसेक्ट दिखाएं, mg साइन थीटा तो इसी ओर से पास कर रहा है, mg साइन थीटा का टॉर्क हो जाएगा x डिस्टेंस पे, जब इंसेक्ट पहुंच गया है, ये दूरी x है मेरी, तो mg cos थीटा इंटू एक्स हो जाएगा। तो टॉर्क जो हो जाएगा यहाँ पे ड्यू टू वेट,
ऑफ इंसेक्ट, तो कितना टॉर्क होगा, वो चल रहा है एक दूरी पे है, तो mg cos थीटा इंटू एक्स, ये हो गया। तो उस इक्वेशन में दोनों तरफ वैल्यू हम बोले डाल दीजिए, डी बाई डी टी निकाल ही दिया, अभी जो इक्वेशन लिखे थे अब उसमें सारा वैल्यू रेडी है, अब डाल देते हैं बाएं दाएं दोनों तरफ। एक तरफ था टॉर्क वाला इक्वेशन, थीटा इसमें पुट कर देंगे, cos ओमेगा टी हो जाएगा, थीटा का वैल्यू ओमेगा टी हो गया इंटू एक्स। तो अब नेट टॉर्क mg इंटू cos ओमेगा टी इंटू एक्स इक्वल टू उधर आई इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, तो जीरो हो गया क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। अब ओमेगा इंटू डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी ये एम इंटू टू एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, एम इंटू टू एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। इस दोनों तरफ का एक्स एक्स कट जाएगा, एम एम कट जाएगा, तो क्या बचेगा, जी कॉस ओमेगा टी इक्वल टू एम कट गया, टू ओमेगा एक्स भी कट गया इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब टी को एक तरफ और एक्स को एक तरफ कर लेंगे, टी को एक तरफ एक्स को एक तरफ कर लेंगे, तो कॉस ओमेगा डी टी उधर चला जाएगा, टू ओमेगा बाई जी इधर आ जाएगा, तो कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी इक्वल टू और टू ओमेगा बाई जी और इंटू डी एक्स, यही बच गया। अलग अलग कर लीजिए, अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो क्या कह रहा था, ये यहाँ पे गिरा था, लास्ट एंड पे आ गया बी पॉइंट पे, तब तक रॉड 90 डिग्री से नाच गया, क्वेश्चन में दिया हुआ। तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी में थीटा पाई बाई 2 डाल देंगे तो फाइनल टाइम निकल जाएगा जब रॉड ऐसा हो जाएगा, इस तरह से नाच गया रॉड, ऐसा हो गया फाइनल, ये फाइनल सीन है। तो उसमें थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, तो टी के टर्म में लिखे तो टी कितना हो जाएगा, इसी फॉर्मूला से निकाल देते हैं। थीटा जब 90 होगा तो फाइनल टाइम कितना होगा हमारा, टी डैश, तो और उसमें लेंथ कितना हो गया, L/4 से यहां तक आ गया कीड़ा, लेकिन एक्स हम लोग सेंटर से लिए, सेंटर से ये दूरी हो जाएगा L/2। एक्स जब L/4 था, जब कीड़ा यहाँ पे था L/4 पे, उसमें टाइम 0 माने थे, और जब वो इंसेक्ट चलते चलते लास्ट पॉइंट पे पहुंच गया तो सेंटर से इसकी दूरी हो जाएगी L/2, यहाँ पहुंच गया तो सेंटर से दूरी एक्स को बोल रहे हैं हम लोग। तो शुरू में L/4 दूरी पे इंसेक्ट गिरा था, यहाँ इस तरह से रॉड हॉरिजॉन्टल था, और बाद में जब इंसेक्ट यहाँ पहुंच गया तो रॉड वर्टिकल हो गया, तो इंसेक्ट का दूरी ओ से लेके यहाँ तक L/2 हो जाएगा, और टाइम हो जाएगा उसमें कितना टाइम लग गया, टी डैश इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा, पाई बाई 2 ओमेगा, टाइम हो जाएगा पाई बाई 2 ओमेगा। फाइनल टाइम ये हो गया, इनिशियल टाइम 0 था। इसको इंटीग्रेट कीजिए, जल्दी से इंटीग्रेट कीजिए, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा निकल जाए, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा निकल जाए, जल्दी से इंटीग्रेट कीजिए एंगुलर वेलोसिटी, बताइए कितना आता है। सिंपल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट कीजिए, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, कॉस ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा, लिमिट हो गया 0 से लेके पाई बाई 2 ओमेगा, 90 डिग्री रॉड घूम गया था, उतना टाइम लगेगा, 2 ओमेगा बाई जी, और dx का इंटीग्रेशन x, L/4 पे पहले कीड़ा था सेंटर से, अब L/2 पे कीड़ा पहुंच गया लास्ट एंड पे, तो रॉड 90 डिग्री से नाच गया, उतना टाइम लगा। अभी ओमेगा यहां से चला जाएगा उधर, कांस्टेंट था ओमेगा, इसमें वैल्यू डालते हैं,
साइन ओमेगा इंटू पाई बाई 2 ओमेगा पहले डाल दिए, माइनस साइन टी के जगह पे 0 डाल दिए, लिमिट लग गया, ये ओमेगा इधर आ गया 2 ओमेगा स्क्वायर बाई जी, और ये L/2 माइनस L/4, लिमिट लगा दिया आराम से, इंटीग्रेशन भी हो गया। अब आप इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। तो ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, पाई बाई 2 बचेगा, साइन पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, ये साइन 0 मतलब 0, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा इधर, और ये 50 पैसा में से 25 पैसा घटा दिए 1/4, L/4 बचे, तो ये 1 माइनस 0 इक्वल टू 2 से कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर L/2 जी बचा, इसका मतलब 1 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर L/2 जी, ओमेगा स्क्वायर आपका हो गया 2g बाय एल, तो एंगुलर वेलोसिटी निकल गया हम लोग को √2g बाय एल। अब ओमेगा और v में हम लोग रिलेशन निकाले, तो ओमेगा को v के टर्म में निकाले थे। अब इन पार्ट ए वी हैव कैलकुलेटेड ओमेगा इन टर्म्स ऑफ v, जरा बताइए कितना आया था, ओमेगा इन टर्म्स ऑफ v निकाले थे, कितना आया था, विच इज 7/12 कुछ लिखा था, क्या लिखा था जी साहिल, v इक्वल टू कितना निकाला था, ओमेगा इक्वल टू 12b/7l, 12b/7l निकाले थे। अब ये ओमेगा यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो गया √2g बाय एल इक्वल टू 12b/7l। अब इसको काट कुट करेंगे, जो आएगा सो आंसर, 7l उधर चला जाएगा, तो v हो गया 7l बाय √l नीचे है, ऊपर में √2 इंटू √g बाय 12 को 2 इंटू 6 कर देंगे। अब काट कुट कर दीजिए, ये वाला l √l से कट के ऊपर में √l चला जाएगा, है ना, और 12 को 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, ये √2 कट जाएगा नीचे, तो कितना बचेगा v फाइनली, और जो भी बचा उसमें वैल्यू फिर डाल देंगे हम, तो v बच गया 7 बचा इधर, √l ऊपर बचा और √2 नीचे बचा, √2 से 2 नीचे वाला कट गया, और 6 बचा था इधर, और √g ऊपर बचा, सबको एक ही रूट में कर दीजिए, √lg बाय 2 आएगा। अब l कितना दिया था हम लोगों को क्वेश्चन में, l दिया हुआ था कुछ क्वेश्चन में, l का वैल्यू या देखिए, क्वेश्चन में l का वैल्यू दिया था 1.8 मीटर दिया था, l कितना दिया था 1.8, l ही चाहिए खाली हमको, और कुछ नहीं चाहिए, तो ये 1.8, और g का वैल्यू देख लीजिए 10 लीजिएगा कि 9 लीजिएगा, तो 10 ले लेते हैं, 9 हो जाएगा तो आराम से कट जाएगा, 18 में 2 से गया 9, 3 आ गया बाहर, और 2 से कट गया 7/2 मीटर पर सेकंड, मतलब स्पीड आ गया जो इनसाइड गिर रहा था 3.5 मीटर पर सेकंड, इतने स्पीड से इनसाइड गिर रहा था। उम्मीद करते हैं समझ गए इस क्वेश्चन को, समझ गए इस क्वेश्चन को, यस और नो, क्वेश्चन समझ में आया पूरा कहानी, यस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी करेगा तो कैसे होगा कहानी, वो समझ में आ गया तुम। अब देखो थोड़ा, नो स्लिप वाला कहानी हम लोग पूरा पढ़े थे, हालांकि स्लिप वाला कहानी सिलेबस में नहीं है, फिर भी कभी कभी क्वेश्चन अगर दे देगा तो तुम बना सकते हो। रोलिंग मोशन विथ स्लिप वाला कहानी हो तो 1-2 क्वेश्चन उसका देख लो, रोलिंग मोशन विथ स्लिप, है ना, स्लिप मतलब स्लिप कब होगा ये तो तुमको पता है, जब बॉडी जो है भागता था VCM से, तो रोल करने के लिए उसको नाचना भी पड़ता था, और अगर ओमेगा का वैल्यू VCM में R से डिवाइड कर देते हैं, और अगर ये बराबर हो जाता है
तब बोलते हैं नो स्लिप, तब ये पॉइंट का वेलोसिटी बोलते हैं 0 हो जाए। ये VCM हो गया, ये ओमेगा आर हुआ। और जमीन का वेलोसिटी 0 रहता है तो नो स्लिप के लिए इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी टेंजेंशियल वाला इक्वल होता है, इसको नो स्लिप का केस बोलते हैं। इसी को प्योर रोलिंग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्योर रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग मोशन। अब बारिश के दिनों में क्या होता है, चक्का में फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं होने से ये टॉर्क नहीं मिल पाता है, तो ओमेगा कम हो जाता है और भी ज्यादा भागता ज्यादा है, चक्का उसके हिसाब से घूम नहीं पाए। तो अगर ओमेगा कम हो जाएगा VCM बाय आर से, मतलब VCM ज्यादा हो गया, नाचा कम भागा ज्यादा, इधर की तरफ का आगे जाने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, तो इसको फॉरवर्ड स्लिप बोले, आगे की तरफ स्लिप कर गया चक्का। और किचन में अगर फंस जाता है ट्रैक्टर खेत में, तो बहुत एक्सीलेटर दबाते तो गोल गोल खाली घूमता ज्यादा है, ओमेगा बड़ा हो जाता है और भाग नहीं पाता है, VCM बाय आर कम हो जाता है, इसको बैकवर्ड स्लिप बोलते हैं। तो ये स्लिप का केस हुआ, तो तालमेल होने से नो स्लिप होगा, और नहीं तो स्लिप। तो जैसे देखिए इस पे क्वेश्चन, मान लीजिए कंचा जो खेलते हैं, गोली जो आप खेलते हैं, कंचा हाथ में लेकर के और फेंक दिए जमीन पे, वी नॉट वेलोसिटी दे दिया, VCM वेलोसिटी दे दिए कुछ, तो कितने देर के बाद वो शुरुआत में तो स्लिप करते हुए जाएगा, लेकिन जमीन पे फ्रिक्शन है तो वो उसमें टॉर्क लगाना शुरू करेगा, तो धीरे धीरे एंगुलर वेलोसिटी भी आ जाता है। शुरू में थोड़ा सा भागा ज्यादा स्पीड से लगता है, लग रहा है नाच रहा है कम, बाद में देखते हैं नाचने भी लगता है गोली, तो प्योर रोलिंग मोशन में आ जाए। उस तरह का क्वेश्चन एक दे रहे हैं, इसको नोट करके ओके लिखिए जल्दी से। एक फुटबॉल हाथ में रख के जमीन पे फेंक दिए, तो कितने टाइम के बाद वो प्योर रोलिंग हो जाएगा, शुरू में तो स्लिप करेगा, कितने टाइम के बाद ऐसा सिचुएशन में आ जाएगा प्योर रोलिंग मोशन। तो वही क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को देख रहे हैं, दे रहे हैं। सिलेंडर हो सकता है, रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है। एक क्वेश्चन से आप देखिए, आपको समझ में कहानी आ जाएगी। एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि एक जो है राउंड शेप्ड बॉडी है ना, तो स्फेरिकल बॉल क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो कोई भी हो सकता है राउंड शेप्ड बॉडी। क्वेश्चन है कि स्फेरिकल बॉल, स्फेरिकल बॉल, ये सिर्फ स्फीयर के लिए बनाने के लिए बोल रहा है, तो वहीं पे हम लोग जनरल पुट कर देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू सबके लिए आ जाए। इज गिवन अ ट्रांसलेटरी वेलोसिटी, गिवन ए ट्रांसलेटरी वेलोसिटी, मतलब फुटबॉल ले लिया उसको फेंक दिया, ट्रांसलेटरी वेलोसिटी देने का मतलब जमीन पे सटा के फेंक दिया, इक्वल टू V नॉट एंड पुश्ड अलोंग ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, जमीन पे फेंके, पुश्ड अलोंग ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे उसको रख दिया, वेलोसिटी देखे, where the coefficient of friction is mu, where the coefficient of friction is mu, coefficient of friction is mu, where the coefficient of friction is mu. Calculate the time, calculate the time after which it begins to roll without slip, मतलब प्योर रोलिंग मोशन में आ जाए कितने टाइम के बाद, without slipping. Also calculate the velocity of center of mass. टाइम निकालने के बाद बोल रहा है कि वेलोसिटी भी निकाल दीजिए, ओमेगा भी निकाल दीजिए, सब निकल जाए। The velocity of center of mass, velocity of center of mass after it begins to roll without slip, it begins to roll without slip. जब रोलिंग मोशन हो गया उस समय पूछ रहा है सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या हो। तो क्या क्वेश्चन में बोला कि एक राउंड शेप्ड बॉडी था
और उसको वी नॉट वेलोसिटी से जमीन पे आप हॉरिजॉन्टली फेंक दिए, जमीन रफ है, तो कितने टाइम के बाद ये, अभी इसमें ओमेगा नहीं है, अभी सिर्फ वीसी वी नॉट है, नचा के नहीं फेंके आप, ओमेगा इनिशियल इसका बोलिएगा 0 हो गया, है ना। तो अब आपको निकालना है कितने देर के बाद ये रोल आगे बढ़ेगा, नाचते नाचते आप कितने देर के बाद बोल रहा है कि इसमें ओमेगा भी पैदा हो जाएगा इतना कि इसका जो है नो स्लिप वाला कंडीशन आ जाए, वेलोसिटी भी चेंज हो जाए, दोनों चीज पैदा हो जाएगा, दोनों में तालमेल जो नो स्लिप का होता है वो हो जाए कितने टाइम के बाद। तो 0 टाइम पे ये कहानी है, और ये आपको निकालना है कितने टाइम के बाद। ये भी पूछ सकता था कि इतने में कितना डिस्टेंस तय करेगा, ये भी पूछा जा सकता था, सेंटर ऑफ मास कितना गया, है ना। और टाइम भी पूछा है, बाद में वेलोसिटी भी पूछा है, इसको मानना पड़ेगा, इसका कुछ वेलोसिटी मान लेंगे हम लोग, और ओमेगा कुछ मान लेंगे, इनिशियल ओमेगा कुछ है और फाइनल ओमेगा कुछ और हो जाएगा। तो फाइनल ओमेगा जो हम लोग इसको मानना पड़ेगा कुछ, तो फाइनल ओमेगा ओमेगा मान लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी यही है, ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हम लोग वीसीएम बोल देते हैं, मान लिए। इनिशियली वी नॉट से फेंका था, नाच नहीं रहा था, रेडियस आर मान लेते हैं प्रॉब्लम बनाने के लिए। चलिए सॉल्व करना शुरू कीजिए इसको। तो क्या होगा कहानी, तो सबसे पहले ये मान लेंगे कि लेट at no slip, that is at pure rolling, its velocity of center of mass is vcm and angular velocity is omega at time t। तो वो लिख ले। क्वेश्चन समझ में आ गया है, यस और नो? यस। तो क्या होगा, कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझ में आ गया तो कैसे करेंगे। तो शुरू में जो आप फेंके हैं तो एक ईटा की तरह हो गया, ब्रिक्स जैसे आप खींचते हैं रोड पे, उस तरह का कहानी हो गया। समझिए सरफेस पहले स्मूथ है, मन में सोचिए स्मूथ है, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है यहाँ, स्मूथ है नहीं। और स्मूथ है, एक ब्रिक्स को फेंकते हैं तो कैसे होता है, ये वेलोसिटी भी होता है, तो स्लाइडिंग टेंडेंसी हो गया, जमीन रेस्ट में है पार्टिकल, इसका वेलोसिटी कुछ है, तो क्या होगा, इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन लगना शुरू होगा। तो शुरुआत में इसमें कुछ नाचने वाला टेंडेंसी नहीं था, खाली वेलोसिटी था, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन इसमें लगना शुरू होगा। एट t इक्वल टू 0, सिंस स्फीयर स्लिप्स, contact point of sphere, contact point of sphere, sphere slips on horizontal surface, टेंडेंसी कैसा हो गया आगे की तरफ, on horizontal surface in forward direction, in forward direction में कोई रोटेशनल स्पीड नहीं है, तो ईटा की तरह हो गया, जैसे ब्रिक्स को फेंके या ब्लॉक को फेंके हैं उस तरह का कहानी शुरुआत में, in forward direction। so काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, so kinetic friction will act on the contact point of sphere। अब ये फ्रिक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन तो कांस्टेंट होता है, इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब ये फ्रिक्शन क्या करेगा, तो हमने बोला कि इसमें फ्रिक्शन लगने लगेगा इधर, अब दिखा दिए फ्रिक्शन, सॉल्यूशन कर रहे हैं, नया फोटो बनाए, काइनेटिक फ्रिक्शन दिखा दिया। अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगा तो क्या करेगा, ये स्पीड को घटाना शुरू करेगा, विच दिस काइनेटिक फ्रिक्शन रिड्यूस, दो काम करना शुरू करेगा, reduces the translational velocity, एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी को कम करेगा, साथ में सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क पैदा करेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट r इंटू एफ टॉर्क पैदा कर देगा, सो एंगुलर वेलोसिटी पैदा होने लगेगा एंड इंक्रीजेस द एंगुलर वेलोसिटी।
increases the angular velocity by producing torque about center of mass. तो दो काम एक साथ कर रहा है। ये जो बहुत आगे था खाली यही था, ओमेगा नहीं था, इसको बोला बेटा थोड़ा कम हो जाओ, और ओमेगा को बोला बढ़ जल्दी से। ऐसा बढ़ाएगा ओमेगा को, इसको घटाएगा, कुछ देर में तालमेल पैदा कर देगा कि VCM में R कीजिएगा तो ओमेगा के बराबर आ जाएगा। बाय प्रोड्यूसिंग द टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, इतना काम करेगा ये दोनों पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिया, यही मन में हमारे चलता है तो उसको बोर्ड पे लिख दिया, यही आपके मन में भी चलना चाहिए। तो काइनेटिक फ्रिक्शन रिड्यूसेस द ट्रांसलेशनल वेलोसिटी एंड इंक्रीजेस द एंगुलर वेलोसिटी बाय प्रोड्यूसिंग टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। ट्रांसलेशनल वेलोसिटी क्यों घटाएगा? क्योंकि डायरेक्ट उसके अपोजिट में, बिकॉज फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज अपोजिट टू ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, इसलिए उसको घटाएंगे। तो चलिए न्यूटन्स लॉ लिख देते हैं। तो अब मान लेते हैं कि लेट एट प्योर रोलिंग, मतलब नो स्लिप के वक्त, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी इज v, VCM, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी इज VCM, जो कि हम लोग फोटो में दिखाए थे, एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, नो स्लिप के वक्त। सो दैट इतना ओमेगा कर दिया कि ओमेगा इक्वल टू VCM बाय R हो जाए। ये कंडीशन फॉर नो स्लिप होता है, आप जानते हैं, ये कंडीशन फॉर नो स्लिप यही होता है। तो हम लोग इसमें शुरुआत में जो ये फ्रिक्शन लग रहा था और ये टॉर्क पैदा कर रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इक्वल टू ICM इंटू अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा पैदा करेगा, इस तरह से पैदा करेगा। तो टॉर्क को क्या बोलेंगे? R इंटू F, फ्रिक्शन के चलते टॉर्क, R इंटू F होगा, ऐसे टॉर्क R इंटू F होगा। अब कितना होगा? R इंटू F टॉर्क हो गया। ICM इसका लिखना है तुमको, तो स्फीयर दिया था तो 2/5 डायरेक्ट लिख सकता है, और नहीं तो जनरल बनाना है, स्फीयर नहीं बोल के दूसरा भी बनाना है तो लैम्डा लिख सकता है, लैम्डा mr स्क्वायर। ICM हम लोग स्फीयर के लिए 2/5 डाल सकते थे, क्वेश्चन में खाली स्फीयर बोला था, लेकिन हम लोग जनरल बना देते हैं, है ना। रिंग के लिए भी हो जाएगा, डिस्क के लिए भी हो जाएगा, सिलेंडर के लिए भी हो जाएगा, हॉलो सोलो सबके लिए एक साथ हो जाएगा। और अल्फा क्या बोलेंगे? अल्फा, अल्फा को अल्फा रहने देते हैं, ऐसा हो गया। तो इससे अल्फा निकल आएगा हमारा। एफ का निकालिए, फ्रिक्शन निकालिए, काइनेटिक फ्रिक्शन है ये। काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ से नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स N लगेगा, वेट mg होगा, वेट mg होगा, और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इस पे N लगेगा। तो फ्रिक्शन इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो कांस्टेंट होता है, म्यू इंटू N हो गया, N बराबर mg हो गया। और ये फ्रिक्शन इधर है तो ये इधर ही रिटार्डेशन पैदा कर रहा है कि नहीं? रिटार्डेशन पैदा कर रहा है A। तो फ्रिक्शन का वैल्यू खैर हम लोग डाल देते हैं इसमें पहले, बाद में देखा जाए। R इंटू म्यू mg इक्वल टू लेमडा mr स्क्वायर अल्फा। अल्फा निकालिए यहाँ से कितना होगा, ये न्यूटन्स लॉ लगा दिए रोटेशनल मोशन वाला। ये फॉर्मूला फ्रिक्शन होता था काइनेटिक फ्रिक्शन का, म्यू n, m से m कट गया, एक R से R कट गया, इससे अल्फा निकल गया। एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा? कितना होगा एंगुलर एक्सेलरेशन? म्यू जी बाय लेमडा, लेमडा। अब अगर सॉलिड स्फीयर है तो लेमडा का वैल्यू 2/5 डाल देंगे, म्यू जी बाय लेमडा आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? म्यू जी बाय लेमडा आर। अल्फा निकल गया। अब ओमेगा वाला फॉर्मूला लगाइए, अल्फा निकल गया तो ओमेगा वाला फॉर्मूला लगाइए, ओमेगा वाला फॉर्मूला लगाइए। ओमेगा क्या बोलते हैं? शुरू में ओमेगा नॉट था, बाद में ओमेगा हो गया तो बढ़ रहा था, एंगुलर एक्सेलरेशन सपोर्ट कर रहा है। तो ये तो कांस्टेंट आया है, इसमें टाइम वाइम नहीं है, ये कांस्टेंट है।
अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, है कि नहीं? तो टाइम निकालना था तो ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी, टी टाइम के बाद, वेयर टी इज द टाइम टू टेक प्योर रोलिंग, टाइम टू टेक प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग होने के लिए शुरुआती कंडीशन से लेके प्योर रोलिंग होने के लिए टाइम को टी बोल दो। ओमेगा इनिशियल 0 दिया था, अल्फा यहां से निकाल दिया म्यू जी बाय लैम्डा इनटू टाइम, ये फाइनल ओमेगा को ओमेगा बोले थे, तो इस तरह से फाइनल ओमेगा निकल गया, एक इक्वेशन। अब वेलोसिटी निकालिए, तो अब वेलोसिटी बोलते हैं, अब जो है देखिए, अब दूसरा ट्रांसलेटरी मोशन वाला, ये रोटेशनल मोशन वाला न्यूटन लॉ लगाए, क्या लगाए थे? न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन। अब फ्रिक्शन उधर लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो न्यूटन सेकंड लॉ फॉर ट्रांसलेटरी मोशन, इसमें क्या बोलेंगे? एफ के जिधर लग रहा है उधर ही एक्सेलरेशन होगा, मतलब वो रिटार्डेशन होगा। एफ के एम यू एम जी, एम ए हो गया, एम एम कट गया, तो ये म्यू जी रिटार्डेशन का काम करेगा, वेलोसिटी के उल्टा है इसलिए रिटार्डेशन हो, और ये कांस्टेंट है क्योंकि म्यू जी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट रिटार्डेशन हो गया। अब कांस्टेंट रिटार्डेशन हो गया तो इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, फोर्स उधर लग रहा था, कांस्टेंट रिटार्डेशन पैदा कर, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दीजिए, तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं हम लोग का v हो गया, हम लोग माने थे, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दिया था, एक्सेलरेशन उल्टा है तो माइनस म्यू जी कर देंगे इनटू टी, ये आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब फाइनली नो स्लिप के लिए v और ओमेगा में रिश्ता है, और नो स्लिप, नो स्लिप के लिए रिश्ता था v इक्वल टू ओमेगा, लास्ट पॉइंट एट टाइम टी पे, थोड़ा समय बीतने के बाद नो स्लिप होगा। अब v निकाल के रखे हैं, टी टाइम के बाद इतना हो गया, उसको लिख देते हैं v नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी। ओमेगा निकाल के रखे हैं, इतना हो गया, तो म्यू जी बाय लेमडा आर इंटू टी और इंटू आर। अब टी हम लोग को इसमें से निकालना है, इसको इधर ले चलते हैं, सॉल्व करना है खाली बस। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? यस, समझ में आ गया तो आप करिए काम। हाँ, समझ में आया तो काम कीजिए। तो क्या होगा? सॉल्व करिए, बी नॉट इक्वल टू म्यू जी टी उधर चला गया, टी कॉमन लेने वाला है, ये आर आर कट जाएगा, तो बचेगा उधर म्यू जी बाय लेमडा और टी कॉमन हो जाएगा। म्यू जी बाय लेमडा टी था, ये म्यू जी टी हो गया, है ना, मैगी टी और मैगी टी बाय लेमडा, तो म्यू जी भी कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 1 बाय लेमडा हो गया, ऐसा। टी निकालना था हम लोग, तो वी नॉट बाई म्यू जी इंटू 1 प्लस 1 बाय लेमडा। अब टाइम लेमडा के टर्म में हम निकाल दिए, इतने टाइम के बाद वो रोल करने लगेगा। अब पूछा था v कितना होगा, ओमेगा कितना होता है, इसमें डाल देंगे वो टाइम, तो v निकल जाएगा, और इस फॉर्मूला से फिर ओमेगा निकल जाएगा, सब चीज निकल जाएगा। फाइनल में वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इसमें पुट कर दीजिए, तो इसको पुट कर देते हैं इनटू, इसमें पुट कर देंगे तो v इक्वल टू हो गया v नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी, इतना हो गया v नॉट बाय म्यू जी 1 प्लस 1 बाय लेमडा, म्यू जी कट जाएगा, v नॉट कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस लेमडा, ये 1 प्लस 1 बाय लेमडा माइनस 1 1 कट गया, 1 प्लस 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय लेमडा, ये 1 1 कट जाएगा, अब v नॉट बाय लेमडा इंटू 1 प्लस 1 बाय लेमडा, अब लेमडा अंदर लेते जाते हैं,
तो वी नॉट बाय लेमडा प्लस 1 आ गया वेलोसिटी। तो फाइनली यहाँ पे लिस्ट बना देते हैं, वी नॉट बाय म्यू जी इंटू 1 + 1 बाय लेमडा हो गया टाइम, और v आ गया हमारा वी नॉट बाय लेमडा प्लस 1। ये जनरल एक्सप्रेशन देख लीजिए, आप डायरेक्ट आप बता सकते हैं किसी के लिए। और ओमेगा कितना हो जाएगा v बाय आर, तो v बाय आर करते हैं तो इसमें 1 बाय आर खाली लग जाएगा। तो ओमेगा उसमें नहीं पूछा था इसलिए आर नहीं दिया था क्वेश्चन में, हम अपने मर्जी से ओमेगा पूछ रहे हैं तो आर देना होगा, ऐसा हो जाए। यही फाइनल आंसर हो गया, इतने टाइम के बाद प्योर रोलिंग हो जाए। अब सवाल में आपको स्फीयर बोला था, यहाँ तक समझ में आ गया कहानी, हाँ या ना? पूरा सिचुएशन समझ में आया? यस। अब जरा देखिए, उसको सॉल्व कर दिया, सिर्फ सॉल्व तो आप भी कर सकते थे, बी निकाल दिए, ओमेगा निकाल दिया, v = ओमेगा आर में डाल दिया। पहले ए निकाले, फ्रिक्शन लग रहा था उल्टा इसलिए एफ = ma कर दिए, ए निकल गया। अब टॉर्क = I अल्फा कर दिए तो अल्फा निकल गया। फिर ओमेगा = ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, अल्फा बढ़ रहा था ओमेगा को, और एक्सेलरेशन ए घटा रहा था वेलोसिटी को, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी को v को, तो v = u - at लगा दी। अब फॉर स्फीयर के लिए आपको बोलेगा कितने टाइम के बाद स्फीयर को अगर v0 वेलोसिटी से फेंक देते हैं जमीन पे, शुरुआत में v0 से फेंक देते हैं, तो कितने टाइम के बाद प्योर रोलिंग हो जाएगा। यहाँ पे ये t = 0 पे ऐसा था स्लिप वाला केस, प्योर रोलिंग होने के लिए कितना टाइम लगेगा, प्योर रोलिंग होने के लिए t = 0 पे स्फीयर था, तो स्फीयर के लिए टाइम हो जाएगा, लेमडा पुट कर देंगे 2/5, लेमडा क्या पुट कर देंगे 2/5, mr² होता है, तो 2/5 यहाँ पे डाल दिया है तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो 7/2 हो गया। कितना हो गया टाइम 2, यहाँ पे रख दो 2/5 लेमडा की जगह, 5 ऊपर चला गया, 5/2 लिखा जाएगा, 1 + 5/2, तो 2 v0/5 म्यू जी, यही हो जाएगा। वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यहाँ 2/5 रख दो तो 5 ऊपर चला जाएगा, 5 v0/7, ओमेगा कितना हो जाएगा 5 v0/7, यही हो जाएगा स्फीयर के लिए। और स्फीयर के बाद डिस्क या सॉलिड सिलेंडर फेंकते इसी तरीके का कहानी में, तो लेमडा क्या पुट करते हाफ, तो उसको कितना टाइम लगता, तो लेमडा हाफ पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये 3/2 हो जाएगा, 2 पर चला 2 v0/3 म्यू जी, उसको ज्यादा टाइम लगेगा। और वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यहाँ पे लेमडा हाफ रख देगा, नीचे 3/2 हो गया, 2 v0/3 हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा 2 v0/3, इतना टाइम के बाद ये पकड़ लेगा, रोलिंग मोशन में आ जाए। फिर हॉलो स्पीयर अगर डालेगा, फुटबॉल जिसको बोल रहे थे हम, 2/3 हो जाएगा लेमडा, उसको प्योर रोलिंग होने में कितना टाइम लगेगा, तो 2/3 लेमडा यहाँ डाल देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा, 5 हो गया नीचे, 2 v0/5 म्यू जी। हाँ, इसमें टाइम 7 आएगा क्या, 2/5 डाले थे नहीं, हाँ तो 7, 2 पर 2 v0/7 म्यू जी होना चाहिए, ठीक है ना, उसमें 7 आएगा, यहाँ 5 आएगा, 2/3 डालिएगा यहाँ पे लेमडा की जगह पे, 3 ऊपर 2 नीचे, 2 एलसीएम लीजिएगा, 5 हो जाएगा नीचे, 5 म्यू जी, v = तो वही 2 v0/5 हो जाएगा, 3 v0 हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। देख लीजिए आप अपने से बता सकते हैं, चुप रहने का वक्त नहीं है। 3 v0/5 चेक कर लीजिए अपने से, सब सही डाला हुआ है ना, इसमें डाल देना, खाली वैल्यू कैलकुलेशन आपका काम। और लास्ट में रिंग या हॉलो सिलेंडर,
लैम्डा 1 हो जाता है। ये तो कम से कम निकाल दो 1 डाल के, इसमें भी चुपचाप देखते रहेगा शुतुरमुर्ग की तरह। 1 डाल देगा तो 2 हो गया, v0/2 म्यू जी। वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v0/2 हो जाएगा, आधा ओमेगा v0/2 है। ये कहानी है। तो तुम देख रहा है कि लेमडा जैसे जैसे यहाँ बढ़ाते जाओगे 1/λ कम होते जाएगा, कम से डिवाइड करोगे टाइम ज्यादा लगेगा, तो रिंग वाले का टाइम सबसे ज्यादा लगेगा, है ना। सबसे ज्यादा टाइम लेमडा बढ़ाओगे तो टाइम बढ़ेगा, ऐसा हो जाएगा। और इसमें लेमडा बढ़ाओगे तो वेलोसिटी घटेगा, और इसमें लेमडा बढ़ाओगे तो ओमेगा घटेगा। तो इसका जो है वेलोसिटी सबसे कम होगा, सबसे ज्यादा टाइम लगेगा प्योर रोलिंग में आने के लिए। किसका, रिंग का। तो रिंग का टाइम जो है या हॉलो सिलेंडर का सबसे ज्यादा लगेगा, है ना। उसके बाद ये हॉलो स्फीयर का, फिर डिस्क का या सॉलिड सिलेंडर। सबसे कम टाइम लगेगा स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर मतलब स्फीयर। समझ में आ गया पूरा कहानी, हाँ या ना। यस। देखो इसको सेकंड तरीका देखो, ये जो वेलोसिटी है तुरंत निकल जाए, सेकंड तरीका देखो। दूसरा तरीका देखो, जैसे वेलोसिटी पूछ रहा था प्योर रोलिंग वाला, क्या होगा, टाइम बाद में निकलेगा, वेलोसिटी तुरंत निकल जाएगा। जैसा देखो सेकंड मेथड, अगर मान लो ये कोई भी राउंड शेप्ड बॉडी है, इसको v0 से फेंक दिए, मास m है, रेडियस r है, स्लिप कर रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा था चलते चलते कुछ टाइम के बाद प्योर रोलिंग हो जाए, v हो गया स्पीड, vcm हो गया स्पीड, ओमेगा हो गया इसका एंगुलर स्पीड। तब इसमें ये फ्रिक्शन लग रहा है इधर की तरफ, है ना। क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। तो अगर इधर ही हम लोग अगर कोई पॉइंट ले लें इसी लाइन पे, ए पॉइंट, इस फ्रिक्शन का टॉर्क इस ए पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स जो फ्रिक्शन लग रहा था 0 हो जाए। तो एंगुलर मोमेंटम आप कंजर्व कर सकते हैं ए पॉइंट के अबाउट। इसका एंगुलर मोमेंटम ए पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएगा, एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल कर दे तो एम बी नॉट इंटू आर हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। फाइनल वाला एंगुलर मोमेंटम, इसमें रोटेशन भी और ट्रांसलेशन भी। इसी पॉइंट ए के बाद फाइनल वाला एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो रोटेशन के चलते आईसीएम ओमेगा, और ट्रांसलेशन के चलते आर इंटू एम बीसीएम, जिसको कि आईसीएम को हम लोग लैम्डा एम आर स्क्वायर बोलते थे, और आर इंटू एम बीसीएम, ओमेगा को वीसीएम बाय आर बोलते थे नो स्लिप के लिए। यहाँ पे वीसीएम बाय आर को ओमेगा बोलते हैं हम लोग, तो ओमेगा डाल देते हैं वीसीएम बाय आर। ये रोलिंग मोशन में ये हम डायरेक्ट भी बताए थे, एम बीसीएम आर आ जाता है, ये फॉर्मूला लैम्डा प्लस 1 एमबीसीएम आर आ जाएगा, आर आर कट जाएगा, एमबीसीएम आर कॉमन हो गया। इस तरह से वेलोसिटी तुम्हारा तुरंत निकल जाएगा, एमएम कट जाएगा, आर आर कट जाएगा, तो वीसीएम निकल के आ गया v0 बाय लैम्डा प्लस 1, है ना। क्या लगा दिए, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट ए, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट पॉइंट ए, जहां से फ्रिक्शन पास कर रहा है ग्राउंड पे, तो तुरंत वेलोसिटी ये निकल के आ गया लैम्डा प्लस 1। अब फाइनल वेलोसिटी मालूम हो गया, इनिशियल वेलोसिटी दिया है v बराबर u मैंने v इक्वल टू u प्लस ए टी लगा दे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा तुम्हारा। इसका एक्सेलरेशन तो थ्रू आउट कांस्टेंट है,
उसी तरह से ओमेगा निकल जाएगा VCM बाय R से, फिर ओमेगा का फॉर्मूला लगा देगा तो अल्फा निकल आएगा, अल्फा एक्सेलरेशन पूछता तो ये इस तरह से भी कर सकते हैं हम लोग, वेलोसिटी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये आसान हुआ है, एक स्टेप में निकल जाएगा। समझ पाया? यस, आसान हुआ, एक स्टेप में निकल जाए। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिए एक पॉइंट के बाद, क्योंकि फ्रिक्शन का टॉर्क उसके बाद 0। तो दिस इज डायरेक्टली बाय एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। सेकेंड मेथड को नोट कर लो। दूसरा, इंपल्स, एंगुलर इंपल्स पे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मोस्टली वाला देख लिया तुम, एंगुलर इंपल्स देखो। तो पहले लीनियर इंपल्स तुम याद कर लो क्या होता था। तो लीनियर इंपल्स होता था हमारा फोर्स इनटू टाइम, इसको JL बोल देते हैं, J से देते थे इंपल्स को। तो लार्ज फोर्स या कोई भी फोर्स टाइम तक लगता है तो फोर्स इनटू टाइम के प्रोडक्ट को इंपल्स बोलते थे, लीनियर इंपल्स। और एंगुलर इंपल्स बोलता है उसी तरह से टॉर्क इनटू टाइम। जैसे हाथ को मरोड़ दिया झटके से तो एंगुलर इंपल्स कितना पैदा होगा, एक्सटर्नल टॉर्क इनटू dt। तो ये हो गया एंगुलर इंपल्स। अब टॉर्क को तुम बोलता है, दोनों में रिश्ता देखोगे तो इस फोर्स को तुम बोलता था जो है, एक तरीका देखने का ये है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्सटर्नल फोर्स इनटू dt। ये हो गया चेंज इन मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, और ये फाइनल मोमेंटम, इसको बोलते थे चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो इंपल्स इज मेजर्ड बाय चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अगर बॉलिंग कर रहा है तुम और जाके बैट से टकराया तो कितने सेकंड तक टकराया और कितना फोर्स लगा ये मेजर करना कठिन होगा। लेकिन बॉल कितने से आ रहा था, बॉल का मास कितना, टकराने के बाद भागेगा कितना वेलोसिटी से, फाइनल मोमेंटम निकालना MB आसान है, स्पीड तो बताते रहता है कमेंटेटर। तो फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, मास को तौल लगा तराजू पे बॉल को, तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम निकालना आसान है। तो इंपल्स को फोर्स और टाइम नहीं मेजर करके फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम निकाल लेते हैं तो जल्दी निकल जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क को बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन। dt कट जाएगा, ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होगा। तो एंगुलर इंपल्स को बोलते हैं चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, लीनियर इंपल्स को बोलते हैं चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो ये इक्वेशन कहलाता है एंगुलर इंपल्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। इंपल्स एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन वाई, ये इंपल्स लीनियर मोमेंटम इक्वेशन है ना। अब दोनों में रिश्ता देखें तो अगर इसमें मार दिया किसी फोर्स से और टाइम dt तक, तो लीनियर इंपल्स हो गया FDT। और ये किसी पॉइंट A के अबाउट एंगुलर इंपल्स निकालना है, तो एंगुलर इंपल्स अबाउट पॉइंट A को हम लोग बोलेंगे मोमेंट ऑफ लीनियर इंपल्स इज एंगुलर इंपल्स अबाउट पॉइंट A। मोमेंट ऑफ लीनियर इंपल्स इज एंगुलर इंपल्स, R क्रॉस JL बोल देते हैं लीनियर इंपल्स, यही रिश्ता होता है। मोमेंट ऑफ लीनियर इंपल्स इज एंगुलर इंपल्स, मोमेंट ऑफ लीनियर इंपल्स इज एंगुलर इंपल्स। अब J का वैल्यू तुम डाल देगा अगर, तो R क्रॉस F इंटू dt बोलता था। मोमेंट ऑफ लीनियर इंपल्स इज एंगुलर इंपल्स, एक पार्टिकल है और उस पर फोर्स F लग रहा है dt टाइम से। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं R क्रॉस F dt का इंटीग्रेशन। अलग अलग पार्टिकल होगा तो अलग अलग तरीके से लगेगा, है ना। तो R क्रॉस F को हम लोग टॉर्क बोल देते हैं, dt बाहर हो जाएगा, R क्रॉस F इंटू dt। एक पार्टिकल है, बहुत सारा पार्टिकल है, उसका R भी अलग अलग होगा, R क्रॉस F इंटू dt करना होगा, इसको टॉर्क बोलेंगे, R क्रॉस F को dt।
यही तो फॉर्मूला दिया था एंगुलर इम्पल्स। मोमेंट ऑफ लिनियर इम्पल्स इज एंगुलर इम्पल्स। मोमेंट ऑफ लिनियर इम्पल्स इज एंगुलर इम्पल्स। इसको नोट करो, इस पे क्वेश्चन करा देते हैं। नोट करके ओके लिखे। Angular impulse equal to change in angular moment. Linear impulse equal to change in linear moment. इम्पल्स पे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जल्दी से कि एक बिलियर्ड खेला होगा, तो उसमें देखो एक क्वेश्चन है, बिलियर्ड बॉल और initially at rest is given a sharp impulse. मतलब उसमें झटके से मार दिए, क्यू से, रॉड से मान लो मार दिए। द रॉड इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली, the rod is held horizontally at a height h above the center of the ball, above the center of the ball, center of the ball. The ball immediately begins to roll. Ball immediately begins to roll without slip after the impact. After the impact, चोट लगने के बाद उसमें एंगुलर वेलोसिटी भी आ गया। कैलकुलेट द हाइट h, कितने हाइट से मारोगे ताकि वो प्योर रोलिंग हो जाए। प्योर रोलिंग के लिए ओमेगा इक्वल टू VCM/R होना चाहिए। तो बॉल पे कितने हाइट से स्टिक से मारोगे, रॉड से मारोगे, in terms of the radius of the ball, in terms of the radius of the ball। यही क्वेश्चन कह रहा है। तो क्या था, ये बिलियर्ड बॉल था, शुरू में रेस्ट में था। कैसे था, रेस्ट में था बॉल। इसका सेंटर यहाँ है, ये प्लेटफॉर्म पे है, जैसे कैरम बोर्ड होता है इस तरह के बोर्ड पे बॉल है। अब इसमें कह रहा है कि इस लाइन के लॉन्ग यहां से तुम इसको हिट करने वाले। तो जैसे ही हिट किए इसमें h हाइट है, h हाइट पे इसको हिट किया गया, तो हिट करने के बाद ये रोल करने लगा। साइड पे हिट किया इसको, सेंटर था यहाँ पे, और जैसे ही हिट किए, फोर्स लगाया, इंपल्स लगाया, तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी भी आ गया और ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी आ गया। और बोल रहा है कि रोल करने लगा विथ नो स्लिप। है ना, विदाउट स्लिप लिखा हुआ है। चलिए, तो कितने हाइट पे मारोगे तो ऐसा होगा, ये पूछ रहा है। तो इंपल्स लगाने से क्या होता है, ये लिनियर इंपल्स लगाए, ऐसे स्टिक से हल्का सा मार के छोड़ देते हैं, तो बहुत कम टाइम के लिए चोट लगा इसमें, तो लिनियर इंपल्स हुआ। तो तुम इक्वेशन लिखेगा, इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन, लिनियर इंपल्स इक्वल टू चेंज इन लिनियर मोमेंटम, इक्वल टू चेंज इन लिनियर मोमेंटम, चेंज इन लिनियर मोमेंटम। तो लिनियर इंपल्स तुम F फोर्स लगाया मान लो dt टाइम तक, तो कांस्टेंट फोर्स F लगाया था, तो चेंज इन लिनियर में, तो इसका मास m है, तो फाइनल मोमेंटम हो गया MVCM, इनिशियल मोमेंटम ये रेस्ट में था, तो 0। एक ही क्वेश्चन बन गया हम लोग का।
अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका अगर हम लोग लेंगे स्पोर्ट्स का जो है सेंटर ऑफ मास के पास मोमेंट ऑफ लीनियर इंपल्स इज एंगुलर इंपल्स एच इंडिसी को जीएल बोलते हैं लीनियर इंपल्स। अब ये दूरी है एच, एच इंटू जीएल को हम लोग बोलेंगे एंगुलर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंट। किसके अबाउट लेगा एंगुलर इंपल्स? सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट। अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो इसको बोले परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया h, सेंटर ऑफ मास से दूरी तब लेंगे h इंटू लीनियर इंपल्स था एफ डी टी। मोमेंट ऑफ लीनियर इंपल्स इज एंगुलर इंपल्स। अब एंगुलर मोमेंटम निकाले उसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर इंपल्स क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो खाली नाचेगा गोल गोल, तो इसको आई ओमेगा बोलेंगे। ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिए है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट खाली नाचता हुआ दिखेगा। जमीन पे रहते तो भागता हुआ यहाँ के अबाउट निकालते तो नाचता भागता दोनों दिखता, तो आईसीएम इंटू ओमेगा हो जाए। और इसका तो शुरू वाला 0 था, इनिशियल फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल। अब इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, 2/1 कर लेते हैं। तो 2/1 कर लेंगे, इक्वेशन 2/1, तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन 2/1 कर लेंगे h इंटू एफ डी टी, मतलब इसको जीएल भी लिख सकते हो, एफ डी टी लिखने का स्टाइल है, उसको सिंपली जीएल भी बोल सकते हो, लीनियर इंपल्स। और इक्वल टू आईसीएम ओमेगा, और इधर बाएं को बाएं से डिवाइड किए एफ डी टी मतलब जीएल इक्वल टू एमबीसीएम, ऐसा आ गया। अब ये कट जाएगा तो एच निकल गया तुम्हारा, एच ही निकालना था। अब आईसीएम को तुम लेमडा एमआर स्क्वायर अगर बोलेगा और वीसीएम को आर ओमेगा बोलेगा नो स्लिप के लिए, यहाँ पे नो स्लिप के लिए वीसीएम इक्वल टू आर ओमेगा और नो स्लिप। क्वेश्चन में बोला था स्लिप नहीं कर रहा है, ये रिलेशन वैलिड होगा, तो ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, आर आर कट जाएगा, एम एम कट जाएगा, है ना। लेमडा आर हो गया वैल्यू, एच इक्वल टू लेमडा आर हो जाएगा। अब स्फीयर है, ये बॉल है, बिलियर्ड बॉल बोला था, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन बोले, मान लो रिंग देता, डिश देता, हॉलो स्फीयर देता, इसलिए हम लेमडा के टर्म में लिख देते, आंसर लेमडा रह जाए। सेंटर ऑफ मास से ये दूरी अबव द सेंटर ऑफ मास। तो अब बिलियर्ड बॉल के लिए खाली बोले तो लेमडा 2/5 हो जाएगा, स्फीयर है। अब सिर्फ बिलियर्ड बॉल के लिए हम लोग बोले, तो फॉर बिलियर्ड बॉल बोले तो इसके लिए जो है लेमडा इक्वल टू 2/5 हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर है। तो एच हो गया 2/5 इंटू आर, मतलब 0.4 आर। ये पूरा आर है, उसका आधा 50% होता है, उससे भी नीचे मारना पड़ेगा, तब जाके प्योर रोलिंग हो। समझ में आया तो यस बोलो, नहीं समझ में आया तो नो बोलो। समझ में आया तो यस बोलो, नहीं समझ में आया तो नो बोलो। यस, तो इतना ही ना लेते हैं आज। तो रोटेशन का हर एक पोर्शन हम कवर करने का कोशिश किए हैं। आप क्वेश्चन बनाते जाइए फटाफट, अगला चैप्टर शुरू होने वाला है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग शुरू करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स। ग्रेविटेशन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम लोग, तो फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करने वाले हैं।